नमस्कार, मैं इस वक़्त उत्तरकाशी के जोगत क्षेत्र के से लगते हुए क्षेत्र में हूँ और मेरे बीच ऐसे एक जागरूक, वेल एजुकेटेड, पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं। तो मैं थोड़ा-सा उनसे भी क्षेत्र के बारे में जानना चाहूँगा। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है कि जिस भी क्षेत्र में जाएँ, वहाँ की शिक्षा के ऊपर होगी, वहाँ की स्वास्थ्य के ऊपर हो गई, वहाँ की विकास की जो स्थिति परिस्थितियाँ हैं और उनके ऊपर हमारा फ़ोकस रहता है। तो आज मेरे बीच में है शिवराज बहुगुणा जी हुँ। और आप एक बहुत अच्छे शिक्षक भी हैं और इस ग्रामीण क्षेत्र में आपने पढ़ाई करी है और यहाँ से आप अच्छी तरह से लोगों को गाइड करते हैं, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते हैं और मैंने चाहा कि आप बहुत भली-भाँति यहाँ के बारे में बता सकते हैं। तो जानते हैं उनसे इस क्षेत्र के बारे में। जैसे कि बहुगुणा जी, मैं आपसे एक पहला प्रश्न करना चाहूँगा कि आज जो स्थितियाँ बन चुकी है पर्वतीय क्षेत्र की, चाहे आप शिक्षा के ऊपर लीजिए, चाहे स्वास्थ्य के ऊपर लीजिए और चाहे आप किसी भी विकास के ऊपर लीजिए। हुँ, और पहली प्राथमिकता तो हमारे उत्तराखंड राज्य की यही रही है यही कि रही। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो शिक्षा और स्वास्थ्य और रही। मतलब ये अपनी एक सांस्कृतिक पहचान हो हुँ, और यहाँ पर रोज़गार हो। तो रोज़गार रोज़गार हो। का मतलब हर किसी को सरकारी तो नहीं मिल सकता, बस स्वरोज़गार कुछ ज़रूर हो। हुँ, कुछ लोग चलो पढ़ लिख के सरकारी नौकरियों में जा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग स्वरोज़गार में। तो आप रोज़गार। अपने अनुसार, अपने विचारों के अनुसार क्या बताना चाहेंगे इन सब चीज़ों के बारे में? नमस्कार, मैं शिवराज बहुगुणा सबसे पहले दर्शकों का स्वागत और सर्वप्रथम आपकी जो अविरल खबर आपका जो न्यूज़ चैनल है, मैं आपका ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे बुलाया और इस संबंध में जो हमारे ख़ास मुद्दे हैं, जैसे कि आपने भी बताया कि शिक्षा और स्वास्थ्य। वास्तव में ये सबसे बड़े हमारे मुद्दे हैं क्षेत्र के। तो शिक्षा और स्वास्थ्य का लोग जो बोलते हैं उतना नहीं है, जो भी है शिक्षा शिक्षा में अब इतना तो नहीं है, अब हर जगह कॉलेज, स्कूल सब हैं। लेकिन जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य में अभी बहुत कमियाँ हैं। स्वास्थ्य में हॉस्पिटल तो खुल गए, हॉस्पिटल बन भी रहे हैं, लेकिन डॉक्टर को कहीं पता नहीं है। पहाड़ चढ़ने को कोई तैयार नहीं है, तो ये भी एक पलायन का कारण है अगर यदि हम पलायन पे बात करेंगे। और शिक्षा का वही है कि शिक्षा जो लोग अब पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं, तो अब लोगों को इंग्लिश मीडियम स्कूल पे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए भी पलायन है और स्वास्थ्य है और भी और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो रोज़गार है। अब रोज़गार के लिए स्वाभाविक है कि लोगों को जाना पड़ेगा और बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे जो पर्वतीय अंचल है, यहाँ पर न तो ऐसे कोई लघु उद्योग हैं, न ही यहाँ पर कोई इस प्रकार का कोई साधन है कि आप अपनी जीवनचर्या को चला सकें, रोज़ी-रोटी कमा सकें। इसलिए रोज़गार के लिए तो स्वाभाविक है कि पलायन होना है। लेकिन आपके चैनल से मैं ये कहना चाहता हूँ सभी भाई-बहनों को कि पलायन ज़रूर करो, रोज़गार अच्छा-अच्छा रोज़गार करो, खूब पैसे कमाओ, लेकिन अपने इस जो हमारा कल्चर है, इसको मत भूलो और जो हमारा क्षेत्र है, अपनी मातृभूमि है, इसके लिए जो है कभी-कभार अपने बच्चों सहित, परिवार सहित, छुट्टियों में कभी-कभार जब बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं, पहाड़ों में ज़रूर आया करो। और आप देख रहे हैं, हमारे पीछे देख रहे हैं आप, कितना सुंदर वातावरण है। आज 7 जनवरी है, अगर आप शहरों में जाएँगे, तो कहीं धुंध है। अभी दिल्ली का हम लगातार सुन रहे हैं कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो कितना स्तर पे जा चुका है। बहुत प्रदूषण है, प्लेन वाले इलाकों में तो आजकल कोहरा अलग है, प्रदूषण अलग है। तो अपना जो पहाड़ों की जो यहाँ पर प्रकृति है, तो इससे अपने बच्चों को, अपने संबंधियों को लगाव होना चाहिए और ये कह रहा हूँ कि छुट्टियों में जब कभी मौका मिले, अपनी खेती-बाड़ी यो देखने ज़रूर आना चाहिए। बहुगुणा जी, मैं थोड़ा-सा इस टॉपिक से हट के एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, क्योंकि आज हम जब भी यहाँ शादियाँ देखते हैं, यहाँ की शादियाँ, पहाड़ पर्वतीय क्षेत्र में, तो यहाँ की शादियों में अक्सर मैंने एक चीज़ देखी है कि यहाँ पर लोग सिर्फ़ एक ही चीज़ सोचते हैं। जैसे मैं अपने कल्चर की बात करें, तो कल्चर में कहीं न कहीं हमारी लोक संगीत भी जुड़ता है। हुँ, हुँ। तो लोक संगीत में सिर्फ़ लोग यहीं तक सीमित रह गए हैं कि संगीत मात्र एन्जॉय या नृत्य के लिए ही बना है, नृत्य के लिए। लेकिन संगीत तो अथाह सागर है। हुँ, तो ऐसा क्या कारण है कि यहाँ पर संगीत को भी कोई भली-भाँति सीख नहीं पाता है कि संगीत क्या-क्या चीज़ है? संगीत में वीर रस है, विरह है, मनोरंजन है, वीरता का प्रतीक है, वीर भड़ों की कथाएँ हैं, है ना? मातृशक्ति का उदाहरण है, तीलू रोतेली की वीर गाथाएँ हैं। तो ये सब कुछ है, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि हमारे युवा और आज की जनरेशन इन सब गाथाओं को छोड़कर सीधा सिर्फ़ नृत्य की ओर ही जा रहे हैं और उसी को संगीत लोक गायन समझ लेते हैं। तो ये इसमें आप कुछ प्रकाश डालिए।
इसमें इसमें सबसे बड़ा जो कारण है, जो सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस बच्चों पे है, जो समाज में पड़ा है, इससे जो है हमारी संस्कृति कहीं न कहीं पिछड़ रही है। बच्चों को देखेंगे तो हर समय मोबाइल में बिज़ी हैं, गार्जियनों को देखेंगे तो हर समय मोबाइल में बिज़ी हैं। पहले क्या होता था कि जब तक ये फ़ोन नहीं थे, इस प्रकार का सोशल मीडिया का जो वो नहीं था, प्लेटफ़ॉर्म नहीं था, तो उस समय घर के जो बुजुर्ग थे, वो बच्चों को कहानियाँ सुनाते, बिल्कुल, उनको जो है उनसे बातें करते। तो बिल्कुल। बातें करने में हमें काफ़ी कुछ, हमें अपने पूर्वजों का या अपने समाज का या जो हमारे रीति-रिवाज हैं, हमारी जो संस्कृति है, उसका पता लगता। लेकिन आज सोशल मीडिया का इतना क्रेज़ हो रखा है बच्चों पे कि वो सिर्फ़ मोबाइल पे ही अपना यूट्यूब वगैरह-वगैरह में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल, ऐसा भी नहीं है कि उसका कुछ सदुपयोग भी है। कुछ बच्चे हैं जो पढ़ने में होशियार भी हैं, उनसे कुछ जानकारी हासिल करते हैं, अपना कोर्स भी पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन जो हम देखते हैं कि गाँव में महिलाएँ तक खेतों में गई, वो वहाँ पे वो फ़ोन, पहले खेतों में महिलाएँ आपस में बात करती थी, बिल्कुल। तो आदान-प्रदान होता था विचारों का। हुँ, हुँ। दूर से जो रिश्ते होते थे, दूर-दूर से रिश्ते होते, तो एक जगह की संस्कृति दूसरी जगह में जाती थी। तो हमारे जो जो भी गढ़वाल के जो नृत्य होते थे, चांचड़ी, झुमेलो, जो भी नृत्य हैं, झोड़ा, चांचड़ी, झोड़ा, छिपेली चांचड़ी हो जो भी गई थे, तो म काफ़ी लोगों को पता था तांदी और हो गई। तांदी इस जी, प्रकार सीखते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि केवल लोगों को रील्स बनाने से फुर्सत नहीं है, बिल्कुल, या फिर अपना मतलब समय पास कर रहे हैं इन चीज़ों में। तो जी। मेरे नज़र में तो इस चीज़ का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है कि बच्चों को हम वो संस्कार दे ही नहीं पा रहे हैं। हुँ। देना कब है, जब हमें टाइम ही नहीं मिल टाइम रहा ही है। नहीं बच्चों के साथ, परिवार के बच्चों के साथ साथ, बैठने का हाँ, टाइम नहीं। विचारों का आदान-प्रदान करने का बिल्कुल। टाइम ही नहीं है। हुँ, तो बच्चे जो है अपना समय भी यूँ ही बर्बाद कर रहे हैं, और हम दिन पर दिन जो है, हम अब जो हमारी संस्कृति है, बिल्कुल। उससे हम दिन पर दिन पिछड़ रहे हैं। जी। ये तो एक कारण है। हाँ, एक एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, आपने इससे पहले एक रोज़गार का मुद्दा बोला था। अब देखिए एक घर में माना 3 बच्चे हैं, किसी माँ-बाप के 3 बच्चे हैं, तो कोई हुँ, ज़रूरी नहीं कि तीनों के तीनों पढ़ लिख के ही कुछ बनेंगे। हुँ, 3 में से हो सकता है एक कोई अच्छा पढ़ लिख के बन सके और 2 लोग कृषि प्रधान क्षेत्र में आ जाए, जी, कृषि को अपनाएँ, हुँ, या कोई बिज़नेस अपना ले, दूसरा या तीसरा कृषि कर ले। हुँ, लेकिन जो पढ़ लिख के जा रहा है और गरीब माँ-बाप खेती-बाड़ी से उसको जो है पढ़ा-लिखा के कोचिंग करवा रहे हैं। हुँ, तो ये हमारे पर्वतीय क्षेत्र के लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ दिक्कत है, गरीबी बहुत है। गरीबी है। भाई बड़ी मुश्किल से वो शहर में भेज रहे हैं, हुँ, किराए के कमरे पे वो अपनी स्टडी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है और वो पेपर की तैयारी करता है। वो तो मेहनत कर रहा है। मेहनत कर रहा है। और जब उसके निकलने की नौबत आती है तो उस वक़्त हमारे उत्तराखंड में एक अभी प्रथा प्रथा ही बोलूँगा मैं, प्रथा ही ये होगी। कुप्रथा जो चल पड़ी कुप्रथा। है। अब चाहे हमारे सरकारों का हस्तक्षेप है इसमें, यही कहेंगे, या फिर हो सकता है कि कुछ बीच के दलाल घुस जाते हैं, जिनके कारण ये ऐसा हो रहा है। तो ये पेपर लीक हो रहा है, इस पे कुछ प्रकाश डालिए, क्योंकि आप भी स्वयं एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो आप इसमें क्या बोलना चाहेंगे? देखो, जहाँ तक एजुकेशन की बात है, तो जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ भी मैं बच्चों को कहता हूँ कि केवल नौकरी पाना शिक्षा प्राप्त करने का साधन केवल नौकरी पाना मात्र नहीं है। शिक्षा का मतलब है आपका सर्वांगीण विकास। शिक्षा ऐसे नहीं कि आपको शिक्षा में आपको नौकरी ही करनी है। शिक्षित व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, और हर किसी के लिए शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। अनिवार्य हो, और उसके बाद रोज़गार की बात, तो अगर आदमी पढ़ा लिखा है, समझदार है, तो कुछ भी रोज़गार करेगा। तो ऐसा भी नहीं है कि सरकारी हर चीज़ के लिए सरकारी नौकरी ही उसको तलाश करनी पड़ेगी। दुनिया भर के फील्ड हैं, कई फील्ड में आदमी जा सकता है। और रही, जैसे आप बोल रहे हैं हुँ, हुँ। कि आज का जो ये युग चला है, ये पेपर लीक का जो हम सुन ही रहे हैं, हुँ, 2-4 हुँ। सालों से बिल्कुल, बिल्कुल। पेपर लीक का मामला चल रहा है। अब इसमें या तो राजनीतिक जो पार्टियाँ हैं या राजनीतिक जो लोग हैं, उनकी सह भी हो सकती है। बिल्कुल, इसके लिए जो है, जो नकल विरोधी कानून बनता है, बिल्कुल, तो वो उस दिन से लागू हो जाता है, जिस दिन कोई भी कानून होता है, जो उस दिन से लागू होता है। बिल्कुल, तो ये जो मामले पहले भी हुए हैं, लेकिन पहले इस स्तर पे नहीं हुए हैं। बिल्कुल, अभी हम 2-4 सालों से देख रहे हैं कि बहुत बड़े स्तर पे ये बहुत बड़ा मतलब एक धांधली हो रही है। बिल्कुल, तो जो बेरोज़गार बेचारे कानपुर में कमरा लेके 2-2 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके दिल पे क्या गुज़रेगी? बिल्कुल, जब अंततः पता लगता है कि कभी पेपर कैंसल हो रहा है, कभी पेपर लीक हो रहा है, कभी बिल्कुल, हरिद्वार में लीक हो रहा है, कभी उधम सिंह नगर में लीक हो रहा है। बिल्कुल, तो ये बच्चों के सामने ये सबसे बड़ी समस्या है, और इसके लिए जो है, जो आयोग होता है, उसको कठोर से कठोर निर्णय के आधार पे, और बिल्कुल उसकी जो है कानून का डर होना चाहिए मन में, और जिसको मैं कहूँ कि बिल्कुल पारदर्शी तरीके से एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना चाहिए, एग्ज़ाम करवाना चाहिए। बिल्कुल, और नहीं तो जो बेरोज़गार लड़के हैं, उनके अंदर नीरसता आएगी, बिल्कुल, कोई पढ़ने को तैयार नहीं है, बिल्कुल, मेहनत करने सही को बात कोई है। तैयार नहीं है।
इसलिए आप जितने भी पदों पे भर्ती निकालते हैं वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। रही दूसरी बात, जो आजकल हर कोई संगठन, हर कोई, सब देहरादून सड़कें जाम करने पे तुला हुआ है, तो आप उनसे बात करो। आप किसी भी, जिस कोई भी संगठन अगर आपके पास आता है तो आप उनसे, उनको बुलाओ, उनके जो मुख्य लोग हैं उनको बुलाओ, उनके साथ आप किसी न किसी तरीके से बातचीत का समाधान निकालो। अभी हम जो देहरादून में जो और लोग हैं, जो कर्मचारी लोग हैं, जो बच्चे हैं, कितना परेशान होते होंगे देहरादून में। हर दिन जो है जाम, आज कोई दूसरा कोई संगठन है, कल दूसरा है, परसों तीसरा है। तो सरकार की इसमें बहुत बड़ी कमी ये रहती है कि वह उनके साथ मिल बैठ के बात को सुलझा, मतलब उस मुद्दे को सुलझाने का काम नहीं करते हैं। और उसके पीछे फिर अन्य पार्टी के लोग या अन्य लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। तो ये कब तक चलेगा उत्तराखंड में? हमने कांग्रेस का शासन भी देखा, बीजेपी का भी देखा, लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा इन राजनीतिक नेताओं ने कुछ भी नहीं किया है। अभी सुनने में आ रहा है कि उत्तराखंड में तीसरा दल यूकेडी के रूप में उभर रहा है, और मैं तो चाहूंगा ही, और ये भी आपके उससे इस वीडियो के माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम को जुड़े, इसमें यूकेडी में जुड़े, और एक तीसरे दल के एक बेहतर विकल्प के रूप में प्रस्तुत करें इस पार्टी क्योंकि को। होना भी चाहिए कि उत्तराखंड क्रांति दल एक वो दल रहा है कि जिन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन देखिए हमारे समाज ने ही उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और अब वो दौर आ गया भाई, बीजेपी को आप देख ही रहे हैं और कांग्रेस को आपने इतने टाइम देख लिया, तो शायद अब एक बार यूकेडी क्षेत्रीय दल को प्राथमिकता दें। वो कम से कम देखे तो सही वो क्या करके दिखाता है, जितना वो अपने पहाड़ क्षेत्र के लिए समर्पित होने की भावना व्यक्त करता है बार बार, तो देखते तो सही है कि एक बार वो आए तो वो कुछ कर सके। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा इसमें कि जैसे कि हम अगर अब आगे के लिए सोचें कि हम यहाँ पर कुछ अच्छा कार्य करें, जैसे स्वरोजगार के ऊपर हो गया, जैसे फ्रूट प्लांट्स वगैरह हो गया, उद्योग विभाग के माध्यम से छोटा उद्योग हो गया, सूखा उद्योग हो गया, अगर कोई करना चाहे तो मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूंगा आम समाज से कि भाई हम वोट देते हैं तो ये हम स्वयं तय करें कि हम पार्टी को वोट दे रहे हैं या प्रतिनिधि को वोट दे रहे हैं। अगर आप प्रतिनिधि को वोट दे रहे हैं तो फिर मतलब कैंडिडेट ऐसा चुनो कि जिसके पास आप पहले मुद्दे रख दो कि हम जिताएंगे आप ही को भेजेंगे वहां पर विधानसभा में, लेकिन एक शर्त पर कि हमारे ये मुद्दे और इस क्षेत्र के लिए आपने समर्पित होकर काम करना है, विकास करना है, तो ये तभी संभव। आप भी इस बात से सहमत होंगे? बिल्कुल मैं सहमत हूँ जी। और जो ये छोटे मोटे रोजगार हैं, जो लघु उद्योग हैं, सरकार को इसमें आम इंसान की हेल्प करनी चाहिए। जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको एक प्रकार का एक कार्यक्रम चलाया जाए, रोजगार कार्यक्रम चलाया जाए, उनको समझाया जाए। इस चीज में सरकार सब्सिडी प्रदान कर सकती है। और छोटे मोटे उद्योग, जो पहाड़ों में फैक्ट्रियां लगाना संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसे छोटे मोटे उद्योग लग सकते हैं, जैसे मसाले के हैं, या फिर साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना, ऐसे उद्योग लग सकते हैं। जैसे अभी चल रहा है सोलर प्लांट का चल रहा है, तो अब सोलर प्लांट पे क्या, उसमें भी अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ी स्कीम है। लेकिन जिन लोगों का है उनसे हमने सुना है कि काफी मतलब सरदर्दी है उसमें, तो थोड़ा प्रक्रिया को थोड़ा आसान बनाए सरकार, ताकि हर कोई इंसान जो है उसको कर सके, या अधिक से अधिक संख्या में उनको कर सके। अब जब अभी तक ये तो हम कर ही रहे हैं चर्चा रोजगार की, लेकिन रोजगार के लिए जैसे हमारा पहाड़ी कृषि भूमि थी, तो एक्चुअल में पहले जो है बरसात भी समय पे होती थी, समय पे बर्फ पड़ती थी, तो जो ये क्लाइमेट चेंज का है, इसकी वजह से इसमें बहुत प्रभाव पड़ा है। अभी अतिवृष्टि हुई है, 2 महीने तक बरसात रुकी नहीं पहाड़ों की, कई जगह स्लाइडिंग, भूस्खलन हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि अभी 4 महीने होने को है, लेकिन एक बूंद बारिश नहीं हुई। तो जो किसान की जो फसलें हैं, वहां तो वर्षा आधारित फसलें होती हैं, तो फिर ये क्लाइमेट चेंज का तो है ही है। लेकिन इसके साथ साथ छोटे उद्योग, अगर सरकार अगर स्कीम लाती है, ऐसे रोज कौशलता कार्यक्रम वाले वो चलाती है थोड़ा, तो उद्योग खुल सकते हैं, छोटे मोटे उद्योग खुल सकते हैं, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। कुछ लोग बाहर जाएं तो कुछ तो रुके, तो थोड़ा पलायन पे रोक लग सकती है इस तरीके से। बिल्कुल। तो आज बहुत सुंदर ये चर्चा यहाँ पर हुई है, और ऐसी ही चर्चा आप लोगों के बीच में हम लेकर आते रहेंगे अविरल खबर के माध्यम से। भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप।